प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आज हमें अध्याय 8 प्रारंभ करना है, लागत की अवधारणा। गत क्लासेस में हमने उत्पादन की अवधारणा अध्याय 7 का अध्ययन किया। किसी भी उत्पादक को उत्पाद तैयार करने के लिए स्थिर और परिवर्तनशील विभिन्न प्रकार के साधनों की जरूरत होती है, तो उसी के आधार पर लागत की व्याख्या की जाती है। सबसे पहले हम चलते हैं लागत की परिभाषा पर कि लागत क्या होती है। किसी भी फर्म या उत्पादक को उत्पाद या निर्गत, हमने पहले भी इन दो शब्दों पर चर्चा की थी, निर्गत और आगत पर। निर्गत से तात्पर्य यह है तैयार, जो भी प्रोडक्ट या उत्पाद तैयार किया जाता है उसको निर्गत कहते हैं। और इस निर्गत या उत्पाद को तैयार करने में जो भी सामान कच्चा माल काम में लिया जाता है या जो भी साधन काम में लिए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। तो किसी भी फर्म या उत्पादक को उत्पाद या निर्गत तैयार करने के लिए आगतों पर व्यय करना पड़ता है। तो जो उसके द्वारा उन आगतों पर अर्थात कच्चे माल या अन्य स्थिर या परिवर्तनशील साधन जितने भी हैं उन पर जो उसका खर्चा आता है उसी खर्च या व्यय को क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। इस लागतों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उनकी भी हम चर्चा करते हैं, अलग अलग व्याख्या हम उनकी करेंगे। सबसे पहले आता है सामाजिक लागत। सामाजिक लागत से क्या तात्पर्य है? देखिए, सामाजिक लागत है, इसका मतलब इसका संबंध किससे होगा, समाज से होगा। किसी भी उत्पादन के बदले समाज को भी बहुत सारे कष्ट या लागतें वहन करनी पड़ती हैं। तो समाज के द्वारा जो कष्ट या लागतें वहन की जाती है इस उत्पादन की प्रोसेसिंग के दौरान, उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक लागत कहते हैं। किस प्रकार से वहन करनी पड़ती है? जैसे मान लीजिए किसी आबादी भूमि के पास या वैसे भी आबादी भूमि से दूर हो तो भी उत्पादन के कारण, जैसे उत्पादन से फैक्ट्रियों के द्वारा जो पोल्यूशन फैलाया जाता है, प्रदूषण होता है, उससे हमें या समाज को कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जैसे वायु शुद्ध नहीं होगी तो लोग बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो दवाइयों पर उनका खर्च होगा, अर्थात उनके स्वास्थ्य की क्या होगी, हानि होगी। और जब दवाइयों पर खर्च करेंगे तो उन्हें आर्थिक हानि भी होगी और इसके साथ साथ क्या होगा, बीमार पड़ने से उन्हें शारीरिक कष्ट भी होगा। तो इस प्रकार से जो समाज के द्वारा ये कष्ट या हानियां या लागतें वहन की जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक लागत कहते हैं। और चूंकि ये किस दौरान वहन की जाती है, ये उत्पादन के दौरान वहन की जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन जब किया जा रहा है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक लागत कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अवसर लागत। अवसर लागत से तात्पर्य क्या है? देखिए, उत्पादन के साधन हमने पढ़े थे, 4 प्रकार के साधन मुख्यतः। कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी वृत्ति। किसी भी उत्पादन के साधन की दुर्लभ प्रवृत्ति होती है। दुर्लभ प्रवृत्ति का मतलब यह है कि वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और उत्पादन का प्रत्येक साधन है उसका उपयोग है वो वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक से तात्पर्य यह है कि उत्पादन के एक साधन को भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए काम में लिया जा सकता है। जैसे सामान्य सा यदि हम उदाहरण लें कि एक मजदूर को किसी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में भी काम करवाया जा सकता है, वो दूसरा किसी ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, वो किसी मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, अर्थात उसके उपयोग क्या है, वैकल्पिक है। तो इस प्रकार से उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उनके सबके उपयोग क्या होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, अर्थात उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर कार्य में लगाया जा सकता है या उनका कार्य में उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, तो अवसर लागत क्या है? चूंकि साधन के उपयोग वैकल्पिक है इसलिए ऐसा संभव है कि उसकी भिन्न भिन्न जगह पर उसको जो भुगतान या प्रतिफल मिलना है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो किसी भी उत्पादन के साधन को किसी एक जगह पर काम में लगाए रखने के लिए या उसको उस काम में रोके रखने के लिए उसे जो वैकल्पिक भुगतान मिल रहा है उसके बराबर भुगतान आपको अवश्य करना पड़ेगा। तो वर्तमान उपयोग में जो उसको प्रतिफल मिल रहा है और जो वैकल्पिक उपयोग के अंदर उसको प्रतिफल मिलेगा, उनमें यदि अंतर है तो उस अंतर को क्या करना पड़ेगा, उस अंतर के बराबर भी भुगतान करना पड़ेगा। तो इस अंतर के बराबर ये जो अलग एक्स्ट्रा भुगतान है इसी को हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए
कि किसी उत्पादक ने एक मजदूर को काम पर लगा रखा है और वो उसको 500 रुपये मजदूरी दे रहा है, और यदि उस मजदूर को दूसरी जगह 600 रुपये मिल रहे हैं तो वो मजदूर वहां से काम छोड़ के कहां चला जाएगा, जहां उसे 600 रुपये मिलेंगे। इसलिए प्रथम व्यक्ति जो उसको 500 रुपये दे रहा है उसको भी मिनिमम उसको कितने देने पड़ेंगे, 600 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो जो ये 500 रुपये पर 600 रुपये तक 100 रुपये का ये जो आधिक्य है या 100 रुपये का जो ये अतिरिक्त भुगतान जो दूसरी जगह मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। तो ये 100 रुपये अतिरिक्त प्रथम व्यक्ति जो उसको 500 रुपये दे रहा है उसको देने ही पड़ेंगे, ताकि वो उसे अपनी जगह काम पे रोक सके, अर्थात अपनी जगह वो जहां काम कर रहा है वहीं वो काम करता रहे। तो ये जो अतिरिक्त भुगतान है, अर्थात वर्तमान प्रतिफल जो दे रहा है 500 रुपये, उस पर जो वैकल्पिक प्रतिफल है 600 रुपये, उसका जो आधिक्य है वही क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। तो क्या तात्पर्य हुआ, उत्पादन के किसी साधन को वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए उसे वैकल्पिक उपयोग के बराबर जो भुगतान किया जाता है, इन दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, अवसर लागत कहलाती है। नेक्स्ट आता है मौद्रिक लागत। मौद्रिक, चूंकि मौद्रिक शब्द है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य मुद्रा से हुआ, पैसे से हुआ, मनी से हुआ। तो उत्पादन करने में जो कुछ भी नगद रूप में व्यय करना पड़ता है, अर्थात नगद रूप में जो भी आप भुगतान करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इन सारी लागतों को जो नगद रूप में वहन की जाती हैं उनको क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत कहते हैं। और चूंकि उत्पादन के साधन हमने 4 गत क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं, कौन कौन से, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी वर्ती। तो सबसे पहले आता है भूमि। अब भूमि को क्या भुगतान किया जाता है, हमने अध्ययन किया है कि इसको लगान के रूप में भुगतान किया जाता है। दूसरा आता है पूंजी। पूंजी को क्या भुगतान किया जाता है, ब्याज भुगतान किया जाता है। तीसरा आता है श्रम। श्रम को क्या भुगतान किया जाता है, इसको मजदूरी भुगतान की जाती है। और फिर आता है उद्यमी। इसको क्या भुगतान किया जाता है, इसको लाभ के रूप में भुगतान मिलता है। और 5वां साधन जो हमने पढ़ा था प्रबंध, उसको वेतन दिया जाता है। तो इनको ये सारा का सारा किसके रूप में भुगतान किया जाता है, नगद रूप में भुगतान किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत कहते हैं। इसके बाद आती है लेखे के आधार पर। लेखा क्या होता है, देखिए कोई भी उत्पादक हिसाब किताब रखता है, लेखा करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। लेखे के आधार पर लागतें कितने प्रकार की है, लेखे के आधार पर लागतें 2 प्रकार की है, व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें। वो कौन कौन सी हैं, उनकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए लेखे के आधार पर लागतें, लेखा होता क्या है, बहियों में खतौनी करना, उसी को हम क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। लेखे के आधार पर लागतें 2 प्रकार की है। सबसे पहले आता है व्यक्त लागतें और दूसरी आती है अव्यक्त लागतें। व्यक्त लागतें क्या होती है, देखिए लेखा करते समय व्यक्त लागतों को हिसाब किताब में शामिल किया जाता है, अर्थात उनकी खतौनी की जाती है और इन्हीं को क्या कहते हैं, व्यक्त लागतें। उदाहरण जैसे कि जो कर्मचारी काम करें उनको वेतन दिया जाएगा, उसकी लेखा में खतौनी की जाएगी, हिसाब किताब में शामिल किया जाएगा। भवन का जो किराया है उसको भी शामिल किया जाएगा, मजदूरों की जो मजदूरी है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार की लागतें जो लेखे के हिसाब किताब में शामिल होती हैं, इसीलिए व्यक्त हो जाती हैं और इनको क्या कहते हैं, व्यक्त लागतें कहते हैं। दूसरी आती है अव्यक्त लागतें। ये लागतें वो होती हैं जिनको लेखा करते समय हिसाब किताब में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के रूप में ले, यदि कोई भी उत्पादक उत्पादन के अंदर अपना योगदान दे रहा है तो अपनी मजदूरी को लेखे में नहीं लिखता। उत्पादन के कार्य से यदि वो अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है तो उस कार का किराया वो इस लेखे के हिसाब किताब में शामिल नहीं करेगा। तो चूंकि ये लागतें तो होती हैं लेकिन व्यक्त नहीं होती, क्योंकि लेखे के हिसाब किताब में नहीं आती, इसीलिए ये क्या रह जाती है, अव्यक्त रह जाती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अव्यक्त लागतें कहते हैं। तो ये थी लेखे के आधार पर लागतें। अब हम समय अवधि के आधार पर लागतें किस किस प्रकार की होती है। जैसे हमने 2 प्रकार के साधन पढ़े थे, अल्पकाल और दीर्घकाल में।
स्थिर और परिवर्तनशील साधन। तो अल्पकाल और दीर्घकाल के आधार पर भी हम लागतों की व्याख्या करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।